आज की ये कहानी एक ऐसे ओल्ड मैन की है जो बीमार होने की एक्टिंग करता है। एक्टिंग क्यों करता है? क्योंकि ये चाहता है कि अगर मैं बीमार होऊंगा तो लोग मेरे लिए कीमती गिफ्ट्स लाएंगे। इस कहानी में हम उस हस्बैंड की बात करेंगे जिसने जायदाद की लालच में अपनी बीवी को बेच दिया, और ऐसे 3 लोगों की भी बात करेंगे जो किसी और की जायदाद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें करते रहे। वो क्या करते रहे ये कहानी में देखेंगे। और उस बाप के मुतालिक भी बात करेंगे जो अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है और अपने बेटे को दुश्मन बना देता है। आज की ये कहानी हमें ग्रीड, करप्शन, डिसेप्शन, इग्नोरेंस जैसे थीम्स के मुतालिक भी बताएगी। और इस कहानी के ये कुछ फैक्ट्स की लिस्ट दी गई है जो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट की है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मज़ीद क्योंकि ये जो स्टोरी है ये बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पॉज़ करके इसके फैक्ट्स के मुतालिक देख लें। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कहानी को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो हमें इटली का शहर वेनिस दिखाया जाता है, और इसी शहर में वाल्पोन नाम का ये बंदा भी रहता है। ये बंदा अच्छा खासा अमीर है, दौलत पैसा सब कुछ था, मगर इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। ये वाल्पोन दिखने में तो बूढ़ा है, मगर इसका माइंड काफ़ी शातिर है, बहुत चालाक है, तेज़ किस्म का ये लौंडा है। खैर, वाल्पोन के साथ इसका नौकर मौसका भी रहता है। ये नौकर वाल्पोन की हर ऊट पटांग में साथ देता है। जो वाल्पोन कहता है ये नौकर करता चला जाता है। एक दिन ये वाल्पोन बैठा था तो इसके माइंड में एक ख्याल आया। वो ख्याल क्या था कि क्यों ना मैं बीमार होने की एक्टिंग करूं। इस तरह बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, हाथों में पैसा और सोना होगा जो ये मुझे देंगे। ये सब ये लोग इसीलिए करेंगे क्योंकि इनके ख्याल में मैं तो मरने वाला हूँ और मेरा कोई वारिस भी नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम हो जाएगी। ये बीमारी मुझे काफ़ी पैसा देने वाली है, ऐसा ये सोच रहा था अभी। तो अब ये लालची बूढ़ा ना बीमार होने की एक्टिंग करना शुरू हो जाता है। सबको पता चल जाता है, आसपास सबके पास ये न्यूज़ पहुंच जाती है कि बूढ़ा वालपौन जो है ना वो बीमार हो गया है और शायद मर भी जाए। अब इस बूढ़े की बीमारी की खबर मिलते ही ना 3 बंदे इसे मिलने आते हैं। देखा जाए तो ये 3 बंदे वालपौन की बीमारी की चाल में फंस चुके थे। दूसरी तरफ ये 3 ये सोच रहे हैं अलग अलग कि ये वालपौन इस बीमारी से मर जाएगा तो ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये धन दौलत सब कुछ हमारे नाम हो जाएगी, क्योंकि हम वालपौन की कदर करने वाले हैं, वालपौन के लिए कीमती गिफ्ट्स लाए हैं। तो हो सकता है इसके मरने के बाद ना ये दौलत जो है ना ये हमें ही देकर मरे। अब यहाँ पर मैं और आप जानते हैं कि लालच इन इंसानों से क्या क्या करवा रही है, और ये इंसान जो है ना इस लालच की वजह से आगे आने वाली कहानी में कितना गिर सकते हैं ये भी जानेंगे। तो हम देखते हैं आगे कहानी में कि वालपोन को मिलने वाला पहला बंदा वाल्टोर जाता है, जो एक लॉयर है, एक वकील है। ये आते ही वालपोन की तारीफ़ों का जाल बिछाता है, तारीफ़ों पे तारीफ़ें करता चला जाता है और अच्छा भला मक्खन लगाता है वालपोन को। इस नमूने के बाद दूसरा बंदा जो इसके पास आता है ना वो कार्बेशियो है। देखा जाए तो ये बंदा मुश्किल से चल कर आ रहा था कार्बेशियो, मगर लालच ने ना इसे भी लॉलीपॉप देकर ना वालपोन के पास भेज दिया। इसके बाद तीसरा बंदा जो है ना वो है कार्वेनियो, जो एक ट्रेडर है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इन करैक्टर्स के मुतालिक आप जान चुके होंगे, इन करैक्टर्स की ग्रीड और इनके प्रोफेशंस के मुतालिक जान चुके होंगे। अब इन सारे करैक्टर्स की ना स्टोरी स्टेप बाय स्टेप आगे सुनते हैं। खैर, जब ये कहानी शुरू हो रही थी तो मैंने आपको वालपोन के नौकर के मुतालिक बताया था। कौन था वो? वालपोन का नौकर मॉस्का था। और ये मॉस्का जो है ना ये एक चालाक और शातिर किस्म का इंसान है। इस कहानी में इसका किरदार भी खासा अहम है। ये हमें तब पता चलता है जब वाल्टोर ना एक गोल्ड प्लेट लेकर आता है। तो मॉस्का इससे कहता है, वाल्टोर साहब, अगर आपने ना वालपोन का वारिस बनना है तो इस तरह की गोल्ड प्लेट्स, इस तरह के कीमती गिफ्ट्स आप लेकर आते रहें। मुझे पूरा यकीन है वाल्टोर साहब, इस तरह करने से ना आप वालपोन के दिल में जगह बना लेंगे।
सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये धन दौलत वालपॉन ने ना आपके नाम कर देनी है। आप बेफ़िक्र रहें और बस आते आते रहें ये कीमती गिफ्ट्स लेकर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि मॉस्को ने ना वाल्टोर को लालच का अच्छा खासा डोज़ दे दिया है। अब थोड़ी देर गुज़रती है तो दरवाज़े पर नॉक-नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। मॉस्को समझ जाता है, क्या समझ आता है कि एक और लालची इंसान आ गया है। मॉस्को ऐसे में वाल्टोर को ना यहाँ से भागने का इशारा करता है। इससे कहता है कि बाद में आ जाना, अभी हम कोई मेहमान आ गया है। खैर अब वाल्टोर चला जाता है। इसके चले जाने के बाद मॉस्को क्या करता है, दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे को ओपन करता है। सामने ये देखता है कि वालपोन की तरह किस्तों पर चलने वाला एक ओल्ड मैन सामने खड़ा होता है, जो अपना नाम बताता है कार्पेशियो। ये इंटरनेशनल लालची कार्पेशियो सोने के सिक्कों का बैग और साथ ही कुछ मेडिसिन लेकर आता है और कहता है कि सरकार, ये तो मैं ये जो वालपोन है ना इसके लिए लेकर आया हूँ। मॉस्को इस कार्पेशियो को जानता है। अब यहाँ पर मॉस्को सरकार जो ना एक चाल चलता है। हाँ, मॉस्को जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी तेज़, चालाक और बहुत ही शार्प किस्म का माइंड है इसका। तो ये कार्पेशियो को कहता है कि कार्पेशियो, तुम जानते हो कि मैं वालपोन के बहुत क्लोज़ हूँ, बहुत करीब हूँ। अगर तुमने वालपोन की सारी प्रॉपर्टी, ये धन दौलत अपने नाम करवानी है ना दोस्त, तो जो मैं कहता हूँ वैसे ही करते जाओ। कार्पेशियो ये सुनकर कहता है कि मॉस्को, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। मुझे अब बताओ कि वालपोन का दिल जीतने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? तो मॉस्को अब बैठ के थोड़ा सोचते हैं और कहता है कि एक आइडिया है मेरे माइंड में। वो आइडिया क्या है कि सबसे पहले ना तुम अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो, डिसनेक्ट कर दो। इसके बाद अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ना वालपोन के नाम कर दो। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो वालपोन है ना ये खुश हो जाएगा और ऐसे में तुम जो हो ना, तुम वालपोन के बहुत क्लोज हो जाओगे। वालपोन तुम्हें मानना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी वालपोन ना मरने वाला है। इसके बाद मरने के बाद वालपोन की प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? तुम ही होगे। अगर ऐसा करोगे तो वालपोन जो है ना वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। तुम्हारा एक बड़ा नाम हो जाएगा और सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होगी। इस एरिया के बहुत अमीर बंदे बन जाओगे। तो ऐसी सारी लालच जो है ना मॉस्को इस कार्पेशियो के माइंड में भर रहा है। अब आपको बता दूं कि ये सारी बातें ना वालपोन के सामने हो रही हैं और वालपोन ये बातें सुनकर अपनी रज़ाई में ना मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। खैर कार्पेशियो चला जाता है यहाँ से। ये दोनों जश्न सा मनाते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे ये कामयाब हो गए हैं। अभी कुछ ही देर गुजरती है तो डोर पर नॉकिंग होती है, आवाज़ आती है दरवाजे पर और दरवाज़ा खुलने पर पता चलता है कि कार्वेन्यू आया है, जो वालपोन के लिए ना पर्ल और डायमंड लेकर आया है। मॉस्को इसको वेलकम करता है। साथ ही साथ ये कार्वेन्यू कहता है कि मुझे लगता है कि दोस्त ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलने वाली है। अब यहाँ पे मॉस्को एक तीसरे बंदे को ना एक अलग किस्म की डोज दे रहा है। मज़ीद ये मॉस्को जो है ना ये कार्वेन्यू को बिठाता है, इसकी देखभाल करता है, इसको ठगने की कोशिश करता है और इसको कहता है कि दोस्त तुम बेफ़िक्र रहो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो वालपोन जो है ना वो अपने नौकर से बहुत ही खुश था, क्योंकि इसी की वजह से बहुत कुछ वालपोन की जेब में आ रहा था। अब एक दिन वालपोन ना ऐसे भेस बदल कर, अपना हुलिया बदल कर ना जा रहा होता है, तो इसकी नज़र कार्वेनियो की वाइफ सिलिया पर पड़ती है। ये ओल्ड मैन इस सिलिया को देखते ही मजनू बन जाता है। इस जालिम को ना इस सिलिया से प्यार हो जाता है। वालपोन घर आता है, मॉस्को को कहता है कि मुझे ना हर हाल में मॉस्को, तुमने सिलिया को ना किसी तरीके से मुझे यहाँ पे मेरे घर में वो सिलिया चाहिए। मॉस्को ये सुनकर कार्वेनियो के घर चला जाता है। कार्वेनियो मॉस्को को देखकर खुश हो जाता है और ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। ऐसे में मॉस्को क्या करता है, मॉस्को कहता है कि कार्वेनियो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो
कि वालपोन तुम्हें पसंद करे और सारी की सारी धन दौलत प्रॉपर्टी ये तुम्हें दे दे, तो दोस्त एक ही रास्ता बचा है। मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत दिमाग लड़ाया कि क्या करूं। मुझे एक ही रास्ता नज़र आया है। अगर ये तुम करोगे तो शायद तुमको ना सब कुछ मिल जाए। कार्वेनियो सोच में पड़ जाता है कि अब कौन सा वो रास्ता है। तो कार्वेनियो मॉस को कहता है कि हाँ, वो जो रास्ता है ना वो मुझे बता दो, क्या है मैं कर लूँगा। अब यहाँ पे ना मॉस्का ने देखा कि मैंने कार्वेनियो को कवर कर लिया है। तो मॉस्का अब एक्टिंग करते हुए एक लंबी सांस लेकर कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि अगर वालपोन के साथ अगर कोई शरीफ लड़की सो जाए तो वालपोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वालपोन ने मुझे कहा है कि मॉस्का कहीं से ना शरीफ लड़की ढूंढो। अब मैं कहाँ पे शरीफ लड़की ढूंढता फिरूं, जब आपकी अपनी बीवी इतनी शरीफ है, इतनी नेक है, तो मैं किसी और तरफ क्यों जाऊं इस काम के लिए। हालांकि मैं तवाइफ को हायर कर सकता था, लेकिन दोस्त मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फ़िक्र थी, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। अब कार्विनियो जब ये सुनता है ना तो थोड़ा खामोश हो जाता है। अचानक से कहता है कि इस काम के लिए मैं अपनी जो वाइफ है ना सिलिया को देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही मॉस्का डन करके चला जाता है। कार्विनियो अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि ऐसा है कि हमें ना एक दावत पर जाना है, तुम अपनी अच्छी सी कोई ड्रेस पहन लेना और फिर हम दावत पे चलेंगे। सीलिया जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है कि आज मेरे हस्बैंड की ये मोहब्बत कैसे जागी, इतने मीठे अंदाज में ये हस्बैंड मुझसे बात कैसे कर रहा है। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉस्का जो है ना, जब रास्ते पर चल रहा था, ये कार्वेनियो से बात करने पर जब रास्ते पर चल रहा था, तो इसे कार्बेशियो का बेटा बुनेरियो नज़र आता है। मॉस्का इसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारी जायदाद से ना तुम्हें बेदखल करने वाला है। अगर यकीन नहीं आता ना बेटे, तुम मेरे साथ चलो। जब तुम्हारा बाप वालपोन के घर आएगा ना, तुम देख लेना सारा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पे देख लेना कि क्या हो रहा है। मॉस्का ना अब यहाँ पे क्या करता है, बोनेरियो को वालपोन के घर में किसी जगह पर छुपा देता है ताकि ये अपने बाप को देख पाए। मॉस्का ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि ये बाप बेटे को ना आपस में लड़वा दे, क्योंकि ये अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो हो सकता है कार्बेशियो गुस्से में बोनेरियो को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देगा और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के सामने वालपोन के नाम लगा देगा। तो ये साजिश जो है ना मॉस्का के माइंड में इसीलिए आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि मॉस्का का ये जो प्लान है, ये बाप बेटे को लड़वाने का जो प्लानिंग है ना, ये रेडी थी, तैयार थी। ये जो खाना था ना ये लड़ाई का, ये तैयार था। कार्बेशियो का वेट हो रहा था। अचानक से डोर पर खटखटाहट की आवाज़ आती है। मॉस्का भागते हुए डोर ओपन करता है। इसे डोर पर कार्वेनियो नज़र आता है। अब यहाँ पर मॉस्का को सारी प्लानिंग एकदम बदलनी पड़ी। ये बुनेरियो को ना लाइब्रेरी में वेट करने के लिए कहता है कि बुनेरियो तुम जाओ लाइब्रेरी में वेट करो और फिर मैं आकर बात करता हूँ। खैर, अब कार्वेनियो अपनी वाइफ सीलिया को घसीटते हुए अंदर की तरफ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सीलिया को हम देखते हैं तो ये रो रही है, चिल्ला रही है, मगर कार्वेनियो को क्या पड़ी। कार्वेनियो तो यहाँ से चला गया था। वो लालच का जो एक कटोरा था ना वो भर कर चला गया और अपनी सबसे प्यारी चीज़ लालच की वजह से दौलत की नीलामी में देकर चला जाता है। अब सीलिया को ना वालपोन के रूम पहुंचा दिया जाता है जैसे तैसे करके। जैसे ही वालपोन सीलिया को देखता है तो किसी बंदर की तरह ये सीलिया पर झपट पड़ता है, रेप करने की कोशिश करता है। सीलिया का शोर लाइब्रेरी में बैठे बोनेरियो तक पहुंचती है। बोनेरियो ये शोर सुनकर फौरन भागते हुए एक हीरो की तरह आता है और इस चमगादड़ को ना सीलिया से हटाता है। इतने में मॉस्का आ जाता है। सीलिया और बोनेरियो यहाँ से भागकर चले जाते हैं। ये दोनों डर जाते हैं, मॉस्का और वालपोन, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों हमारी सच्चाई बाहर किसी को ना बता दें। अब ये दोनों यही सोच रहे थे कि अचानक डोर बेल होती है। मॉस्का जाकर देखता है तो कार्बेशियो सामने खड़ा था। मॉस्का का ना ये शैतानी माइंड फिर से चल पड़ता है और ये कहानी बनाता है। अचानक से ये चाल माइंड में लेकर आता है। वो चाल कौन सी है?
ये कार्बेशियो कहता है कि कार्बेशियो सुनो, तुम्हारा बेटा बनेरियो तलवार लेकर तुम्हें ढूंढते हुए ना यहाँ पे आया था। उसे पता चल गया है कि तुम ना उसे डिसैनेट करने वाले हो, उसे बेदखल करने वाले हो अपनी जायदाद से। कार्बेशियो जैसे ही ये सुनता है तो ये गुस्से से काला चिट्टा हो जाता है। ये वहीं खड़े खड़े अपने बेटे को ना अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है और वालपोन को अपनी जायदाद का वारिस बनाता है। इस सब के बाद ना जब इस कहानी का अगला एक्ट शुरू होता है तो हम देखते हैं कि वालपोन पर रेप का केस है। इसे अदालत ने बुलवाया है। अदालत में केस की सुनवाई होती है। मॉस्का की चालाकी की वजह से ना वालपोन यहाँ से भी बच निकलता है। अदालत इसे आर्जी तौर पर छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि वाल्टोर जो एक वकील भी है, जो यहाँ पर मॉस्का और वालपोन का साथ दे रहा है। जिस सीलिया ने रेप का केस इन पर किया था, वही सीलिया यहाँ पर एक तवाइफ बना दी जाती है। और ख़ैर ये दोनों अब यहाँ पे खुश हैं और अपनी जो रिहाई है, जो अदालत से बच निकलने की जो खुशी है, वो यहाँ पे ये मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अचानक ना वालपोन अपना बचा हुआ माइंड यूज़ करता है। मॉस्को को कहता है कि सुनो, सबको बता दो कि ना मैं यानी वालपोन मर चुका हूँ। मेरी सारी जायदाद का वारिस ना अब तुम ही हो, यानी मॉस्का है। यहाँ पर ना ये भी याद रखिएगा आप लोग कि वालपोन इस नाटक के बाद भेस बदल कर घूमता है। खैर मॉस्का ना बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे वालपोन ने बताया था। दूसरी तरफ जब ये न्यूज़ कार्बेशियो, कार्वेनियो और वाल्टोर को पता लगती है तो ये तीन बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे मॉस्का को इसने वारिस बना दिया और हमें नहीं बनाया। तो ये गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मॉस्का को ये अचानक से मिलने वाली जो पावर है ना, इसमें मज़ा आ रहा था। खैर अदालत फिर से केस की सुनवाई करती है। वाल्टोर ने जो पहले वालपोन का साथ दिया था और सीलिया को एक तवाइफ बनाने में ना एक बनाकर जो अदालत को दिया था, अदालत में साबित कर दिया था। अब यहाँ पे वाल्टोर क्या करता है? वाल्टोर यहाँ पे वालपोन के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता है। जो सीलिया को तवाइफ कहता था ना, वो अब कहता है कि वालपोन जो है ना ये मुजरिम है और सीलिया जो है ना ये एक बहुत ही नेक और बेकसूर लड़की है। सीलिया जैसी लड़की कहीं पर भी नहीं है। वालपोन ही सबसे बड़ा मुजरिम है। वाल्टोर तो यहाँ तक कह देता है वालपोन के मुतल्लिक कि अब तक जो भी हुआ है ना, उस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो मॉस्का है और वालपोन है। अब ये सब ना वाल्टोर कहकर बैठ जाता है। एक तरफ हम ये भी देख रहे थे कि कार्बेशियो और कार्वेनियो अब भी मॉस्का और वालपोन का साथ दे रहे हैं। इनको अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कहीं हो सकता है कि वालपोन अभी भी हमें अपना क्लोज समझे और जायदाद हमें दे दे। खैर वाल्टोर को वालपोन भेस बदल कर कहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था ना कि वालपोन भेस बदल कर घूम रहा है। तो वाल्टोर को ना वालपोन भेस बदल कर मिलता है और कान में कहता है कि दोस्त सुनो, वालपोन अब भी ज़िंदा है। अगर तुम अपनी स्टेटमेंट्स जो तुमने वालपोन और मॉस्का के मुतल्लिक कही हैं बदल दो, ये कहकर बदल दो कि मेरे अंदर एक चुड़ैल आ गई थी। जो भी मैंने बोला है ना, वो सब उस चुड़ैल ने बुलवाया है। ये सब तो झूठ है। वालपोन तो नेक है, अच्छा इंसान है, उस जैसा तो कहीं पे भी किसी जगह पे भी नहीं है। तो दोस्त हो सकता है कि ये जो मैंने बताया ना, ये सब कहने के बाद तुम वालपोन के वारिस बन जाओ और हो सकता है कि वालपोन तुम्हें अपना वारिस बनाकर ये सारी की सारी दौलत तुम्हें दे दे। तो वाल्टोर जो है ना, ये जब सुनता है अपने दिमाग की ब्रेकों को कसकर सोचता है, ये मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा मौका है। और ये अदालत में खड़े होकर ये सब कह देता है। अदालत जब ये ऊट पटांग सुनती है ना, ये सुनकर ना अदालत फिर से कंफ्यूज हो जाती है। केस फिर से बुनेरियो और सीलिया के अगेंस्ट चला जाता है। अभी तक कोर्ट में सब नॉर्मल चल रहा था। इतने में ना वालपोन को ना अंदर से आवाज आती है कि जो भी तुम लालच की वजह से इन लोगों के साथ कर रहे हो ना, वो सब गलत है वालपोन।
तुम सबको सच बता दो, ऐसा क्यों कर रहे हो, दूसरों की जिंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हो। तो ये जो सारी थी ना, ये वालपोन के अंदर की आवाज़ चल रही थी, वालपोन को अंदर से आवाज़ आ रही थी। वालपोन अंदर से खुद को कह रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ इनके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वालपोन भेस बदले हुए मॉस्का को कहता है। मॉस्का जान गया था कि ये वालपोन आ रहा है, तो वालपोन भेस बदले हुए मॉस्का को कहता है कि सुनो मॉस्का, ऐसा है, सबको बता दो, सबको सच बता दो कि मैं जिंदा हूँ। मॉस्का ये सुनते ही कहता है, कौन हो भाई आप? मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हो? अब यहाँ पर ना आप देख रहे हैं कि दौलत की लालच जो है ना, इन सब को अंधा कर दिया। वालपोन जब ये सुनता है ना, वालपोन हैरान हो जाता है कि ये क्या कर दिया। ये जो मेरा खेल था, जो इस खेल में मैं शामिल था, इस खेल ने सबको अंधा कर दिया, और मेरी वजह से कितना गलत हो रहा है। तो ये अब सोचते सोचते अचानक से आवाज़ अदालत में बुलंद कर देता है, आवाज़ उठाता है, कहता है कि सरकार, मैं ही आपको एक एक लफ्ज़ क्लियर करके बताता हूँ। और ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये जितना भी हुआ है ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलतियों की वजह से हुआ। मैं ना मॉस्को को कहता और ना मॉस्को ये सारी चीज़ें करता। ये सारा जो गुनाह है ये मेरी वजह से हुआ। तो अदालत ये सब सुनने के बाद बुनेरी और सीलिया को छोड़ देती है। मॉस्को को जेल में भेज दिया जाता है, जबकि वालपोन की सारी जायदाद हॉस्पिटल के पेशेंट्स को दे देते हैं। अदालत यह भी कहती है कि वालपोन को तब तक जेल में रखा जाए जब तक वालपोन को वो बीमारी नहीं होती जिसकी वजह से वो एक्टिंग कर रहा था और इस अदालत को गुमराह कर रहा था। अब इनके बाद बच गए ये तीन। अदालत जानती है कि ये तीन भी धोखेबाज हैं, तो अदालत वाल्टोर की वकालत को सस्पेंड करके शहर से बाहर निकाल देती है। कार्वेशियो को ना मोनेस्ट्री भेज देती है, एक रिलीजियस टाइप की जगह होती है। कार्विनियो ना जो दहेज सीलिया से लेकर आया था, उससे 3 गुना ज़्यादा सीलिया को देगा, ऐसा अदालत कहती है। इस सब के बाद कार्विनियो एक टोपी पहनेगा। अब अदालत मजीद कह रही है कि कार्विनियो क्या करेगा, एक तो दहेज देगा सीलिया को, दूसरा क्या करेगा, इस सब के बाद ना कार्विनियो एक टोपी पहनेगा जिस पर गधे के कान लगे होंगे और इस शहर के चक्कर लगाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।